नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोडेड क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया दोस्तों हमारा न्यू सब्जेक्ट है आज का स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, अर्थात कि भारत में राज्यों की राजनीति। तो दोस्तों इसमें जो याद रखने लायक बात है वो ये है कि किसी यूनिवर्सिटी में इसे बीए थर्ड ईयर में लिया जा रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में इसे बीए के थर्ड सेमेस्टर में देखा जा रहा है, कहीं कहीं पर एमए फर्स्ट सेमेस्टर और एमए सेकेंड ईयर में भी इस सब्जेक्ट को देखा जा रहा है। तो मैंने पूरा रिसर्च करने के बाद में ये पाया कि ये जो सब विषय है जो और जिन कंटेंट के साथ में मैं ये सब्जेक्ट लेकर के आप लोगों के लिए आ रहा हूं, ये आप चारों ही छात्रों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के इस सब्जेक्ट का पहला ही टॉपिक होगा हमारा भारतीय राज्य का गठन और एकीकरण। तो भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ, उन राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ, ये हमारा आज का प्रमुख टॉपिक है और जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई छात्र ऐसे हैं जिनके सिलेबस में इसे रखा गया हो लेकिन मैंने यहां पर कोड ना किया हो उसे, तो वो भी इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको पूरा सिलेबस चेक करवाऊंगा कि किन किन टॉपिकों को हम फॉलो करने वाले हैं। उस टॉपिक के माध्यम से जो है आप चेक कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसे फॉलो कर सकते हैं। जो भी नए छात्र है पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं दोस्तों, हमारे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय आप लोगों को इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही जो है प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे डिटेल में क्लासेस दी जा रही है आपको विद नोट्स। कैसे देखना है तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट पे जाने की जरूरत है। कौन कौन से टॉपिक हमारे द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, तो दोस्तों मेरे ये फ्री कोर्सेस है यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस इसका अवेल नहीं किया गया है अभी तक। तो आप यहां देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। बीए फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 28 सब्जेक्ट 28 सब्जेक्ट जो है बीए फर्स्ट ईयर को लेकर के पढ़ाए जा रहे हैं। आप इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। उसी तरह से बीए सेकेंड ईयर में अभी तक 22 सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाए गए हैं और बीए थर्ड ईयर में इस 21 सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, जिनमें से कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अभी रनिंग में हैं जो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो बीए के जितने भी छात्र अभी क्लास को देख रहे हैं, किसी भी विषय को लेकर के आपको कहीं और अन्य जाने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर आपका पूरा कोर्स पूरी तरह कंप्लीट होगा और बहुत अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ना किसी लेक्चर का आपको चार्ज देना है और ना ही किसी प्रकार की नोट्स का चार्ज देना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो दोस्तों इस पूरे विषय की जो हमारी विषय सूची है, अर्थात जो सिलेबस है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, ये पूरा कंटेंट आपके सामने है। इसे आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिकों को हम यहां कवर करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में 2 टॉपिक आपके आएंगे, ठीक है। अगर मैं सबके नाम लूंगा ना तो सेशन लंबा हो जाएगा। सेकेंड यूनिट में 3 टॉपिक आने वाले हैं, उसी प्रकार से थर्ड यूनिट में ये सभी टॉपिक है और कंप्लीटली 5 यूनिट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, यूनिट 4 और यूनिट 5। इसको आप जो है नोट्स जो है आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका मैं सिलेबस का नोट्स डलवा दूंगा। इसके अलावा आज से एक नई आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी हमारे सेशन की, कि पहले मैं क्या करता था कि जो पीपीटी बनती थी हमारी, उसी पीपीटी को मैं नोट्स के रूप में आपको देता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। यहां पर मैं पीपीटी में उतना ही कंटेंट लेकर के आऊंगा जितने की कंटेंट की आपको समझने के लिए आवश्यकता है, ताकि आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए, आसानी से समझ आ जाए। और उसमें रिवीजन कितना लगाना है, पढ़ना क्या है आपको, तो एकदम आसान भाषा में मैंने अलग से नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके रिवीजन के माध्यम से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास बुक भी नहीं है तो भी आप हमारी नोट्स की सहायता से आप पूरे कोर्स को कवर कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। हालांकि जो नोट्स का फॉर्मेट है वो पेड क्लासेस का है, लेकिन मैं फिलहाल आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज के डिस्क्रिप्शन क्या है हमारे इसके टॉपिक की, मतलब आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करें पहले, उससे पहले इस बात को भी जान लीजिए ताकि आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि हमें आज के सेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारत में स्वतंत्रता के बाद में राज्य बने कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। मतलब जिन राज्यों को हम देख रहे हैं आज वर्तमान में, हालांकि वर्तमान में जो राज्य देख रहे हैं ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद नहीं बने थे, इनका फॉर्मेशन थोड़ा बाद में हुआ, लेकिन इसी प्रकार का एक खाका जो था ना वो स्वतंत्रता के तुरंत बाद में हमें प्राप्त हो चुका था। और उसके बाद ही राज्यों का जो है नवीनीकरण कर करके पुनर्गठन करके और राज्यों का वर्तमान ढांचा हम देख रहे हैं, पूरे भारत का एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो राज्य बने कैसे स्वतंत्रता के बाद में, इसके अलावा सेकेंड पॉइंट में हम देखने वाले हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन कैसे हुआ,
ठीक है। इसके बाद में भारतीय राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ, तो अब यहां पर देखिए, जब आप सामान्य रूप से नोट्स में देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पॉइंट भी सेम जा रहा है, सारा कंटेंट सेम जा रहा है, बट सेम नहीं है। ये यहां पर आपसे सेपरेट प्रश्न पूछे जाते हैं, सेपरेट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और पूछ लिया जाता है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद में राज्यों की उत्पत्ति कैसे हुई या राज्य कैसे बने। तो आपको एक सामान्य फॉर्मेट के माध्यम से इनको समझाना होता है, ठीक है। वो एक एक बातों को मैं आपको बताने वाला हूं इस पूरी सीरीज में, कि इस पूरे लेक्चर में, कि इन चारों पांचों जो चारों पॉइंट है आप इनको कैसे कवर करेंगे। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो राज्य थे उन राज्यों का गठन कैसे हुआ, भारत में जो राज्य बने हैं उन राज्यों का गठन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ। उसके बाद में उनका एकीकरण, राज्य का गठन हो चुका, राज्य के गठन के बाद में अब राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कैसे हुआ इस पर चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में देखा गया है, स्वतंत्रता के बाद राज्य का गठन और भारतीय राज्यों के एकीकरण को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये 4 पॉइंटों को हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और अंतिम 5वें पॉइंट के रूप में हम निष्कर्ष को भी देखने वाले हैं, कंक्लूजन को देखने वाले हैं। क्लियर है ना। तो ये 4 पॉइंट हमारे विशेष फोकस्ड होंगे, इन 4 पॉइंटों पर विशेष फोकस रहेंगे हम आज के सेशन में। तो आइए एक एक करके इनको पूरी तरह क्लियर कर ले, ताकि हमारा डाउट पूरी तरह से कवर हो जाए। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और है, आप ये मत सोच के सेशन को देखिएगा कि मुझे बाद में याद करना है। याद आपको इसी सेशन में करना है, सेशन के दौरान ही करना है, बाहर से याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं नोट्स तो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम टाइम पे रिवीजन लगाने के लिए। वो जो 3 स्टेप मैं आपको पढ़ने की बताता हूं, हमेशा उन पर हमेशा फोकस किया करें सेशन को देके। उसके तुरंत बाद में जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उस नोट्स का रिविजन तुरंत लगाएं। उसके बाद में जब आपको टाइम मिले तो आपके पास अगर बुक हो तो उस बुक में इसी सेम टॉपिक का रिवीजन भी आपको लगाना है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद में राज्यों की उत्पत्ति होती है या राज्यों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये कहानी शुरुआत अगर हम सिर्फ राज्यों की ही बात करें या राज्य के गठन की बात करें, तो जब राज्य की गठन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें संघीय राज्य का ख्याल आता है। संघीय राज्य क्या होता है, तो संघीय राज्य जैसे कि दोस्तों हम एक कंप्लीट संपूर्ण भारत की जब हम बात करते हैं तो पूरा जो भारत है केंद्रीय स्तर पर, उसे हम संघीय राज्य कहेंगे। तो ये संघीय राज्य का जो ये शब्द था या कहें कि जो भावना थी, ये भी कहां से आती है, तो इस कहानी की शुरुआत ही हमारी 1946 से होती है। जी हाँ, 1946 से। क्योंकि हालांकि भारत को आजादी 1947 में मिली, लेकिन उसके 1 साल पहले से ही, अर्थात कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो चुका था कि अब वो भारत में अपने साम्राज्य को और लंबा नहीं चला पाएंगे, अब उन्हें भारत छोड़ करके जाना ही होगा। क्योंकि संपूर्ण जनता जाग चुकी थी, स्वतंत्रता संग्राम बहुत उच्च स्तर पर होने लगे थे और संपूर्ण जनता जो है अब आक्रोश से भर चुकी थी। तो कुल मिलाकर के हुआ, अंतिम रूप से यह निराकरण हुआ कि ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़कर के जाना ही था। तो भारत छोड़कर के हालांकि ब्रिटिश सरकार गई 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके 1 साल पहले से ही भारत को आजाद करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। प्रक्रिया प्रारंभ होती है कब से, जब प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, अर्थात कि जो नेता थे, उनकी प्रथम मांग ही रही थी संविधान सभा का निर्माण करना। अब ये संविधान सभा क्या थी, संविधान के बारे में तो सुना हुआ था, लेकिन संविधान सभा क्या थी, तो दोस्तों संविधान को बनाने के लिए ही एक संविधान सभा का निर्माण करना था, जिसमें कुछ बुद्धिजीवी बैठेंगे और उनके अनुसार संपूर्ण भारत का दायरा करके और एक अच्छा सा संविधान का निर्माण करे। ठीक है ना। तो ये कहानी जो है दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा का गठन किया गया। चलिए इसको ऐसे नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं, ताकि हमारा ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाए और दिमाग में छप जाए, याद भी हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट हो जाइएगा। क्लास पहले की तरह बहुत लंबी नहीं चलने वाली है, बहुत शॉर्ट में चलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा चेंजेस किया। चेंजेस ये किया है कि मैं यहाँ पर आपको एकदम सिर्फ शॉर्ट में जितने शब्दों की आवश्यकता है उतने ही शब्द में यहाँ पर स्लाइड में शो करूंगा। इसके बाद में डिटेल जो नोट्स होगी वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे चुका हूं, उसे डाउनलोड करके और आप उसके माध्यम से रिवीजन लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत जो होती है, ये होती है हमारी स्वतंत्रता। भारत को 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता प्राप्त होती है, फाइनली ब्रिटिश संसद में, ब्रिटेन इंग्लैंड की संसद में जो है दोस्तों एक बिल पास होता है,
उस बिल के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को भारत पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाता है। इस स्वतंत्रता के साथ में दोस्तों जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है, भारत एक भारतीय संघ बन जाता है, अर्थात कि भारत में एक संघ का निर्माण होता है, मतलब एक संघीय सरकार का, जो कि संपूर्ण देश का संचालन करेगी। क्लियर है? तो इस संघ के निर्माण होने के बाद में इस संघ के निर्णय पर ही जो है संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा का निर्माण किया गया। कब किया गया था? डेट बिल्कुल याद रख लीजिएगा, 6 दिसंबर 1946 को। तो याद रहे दोस्तों, अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि 1946 को संविधान सभा का निर्माण हुआ और 1947 को देश आजाद हुआ। तो ये डेट आगे पीछे क्यों है, तो इस पर भी फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इसको हम आगे नहीं कर सकते थे। सुनिए, संविधान सभा का जो विचार था ये भारत की आजादी से पहले से ही चल पड़ा था और ये राइट हमको देश की आजादी से पहले ही मिल चुका था और ब्रिटिश सरकार के अंडर में ही 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो चुका था। और दोस्तों देश की आजादी से पहले ही भारतीय संघ का निर्माण भी हम कर चुके थे, जो कि गणराज्य में परिवर्तित होना था। कब होना था? संविधान बनने के बाद में। तो इस तरह से संविधान की प्रक्रिया बनना प्रारंभ हुई संविधान सभा के निर्माण के साथ ही। संविधान सभा का निर्माण होता है, संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसमें कई बुद्धिजीवियों ने इसमें भाग लिया। उसके बाद में दोस्तों इन सभी के सहयोग से एक संविधान का ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ, मतलब एक खाका बनकर के तैयार हुआ, जिसमें सभी आवश्यक प्रावधानों को स्थान दिया गया। जितनी भी आवश्यकता थी देश के प्रत्येक क्षेत्र को देखते हुए, देश की धार्मिक व्यवस्था को देखते हुए, आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए, राजनीतिक, सामाजिक, भाषा, संस्कृति, प्रत्येक क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए एक अच्छा सा संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और बहुत अच्छी दोस्तों संविधान निर्माताओं की बात यह थी, जो कि करने योग्य है और विशेष रूप से एक योग्य बात है, वो ये है कि इन्होंने संविधान का निर्माण करने से पहले लगभग विश्व के 60 संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद में भारत की परिस्थितियों के अनुसार एक बहुत ही प्यारा संविधान का ड्राफ्ट बना करके तैयार कर दिया। ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर देने का मतलब यह हुआ कि संविधान कंप्लीटली अब बन चुका था, संविधान बन चुका था। आवश्यकता थी सिर्फ इसकी स्वीकृति की मोहर लगाने की, एक्सेप्ट करने की, मोहर लगाने की। लेकिन कोई संविधान ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं हो जाता, उसका काफी निरीक्षण और परीक्षण होता है। परीक्षण होने के बाद ही संविधान को स्वीकार किया जा सकता है। तो इसके बाद में भी दोस्तों संविधान सभा की कई बैठकें हुई और उन सभी बैठकों के माध्यम से संविधान को फाइनली स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार कर लिया गया दोस्तों? तो इसको 26 जनवरी 1950 को संविधान को स्वीकृति के साथ ही 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है ना, पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। क्लियर है? तो अब देखिए संविधान को स्वीकृति प्राप्त हुई, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से सर्वसम्मति के साथ में इसको लागू कर दिया गया, मतलब सारे प्रावधान इसके लागू कर दिए गए। क्लियर है ना? अब मैं सुनते चलिएगा कहानी को। संविधान को स्वीकृति हुई, संविधान पूर्णतः लागू हुआ। जैसे ही संविधान लागू हुआ, अब भारतीय संघ जो है दोस्तों, अब भारत गणराज्य में परिवर्तित हो चुका था। भारत एक गणराज्य बन चुका था, भारत में गणराज्य निर्माण हो चुका था। ठीक है ना? अब भारत गणराज्य का मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब एक जो है राष्ट्र अध्यक्ष जो होगा दोस्तों हमारा, ये राष्ट्र अध्यक्ष इलेक्शन के माध्यम से आएगा, निर्वाचित होकर के आएगा। ठीक है ना? परंपरागत कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष नहीं होगा और वो भारत का ही होगा, ये भी प्रावधान था संविधान में। ठीक है, तो भारत एक गणराज्य बन चुका था। भारत में अब गणराज्य बनने के बाद में अब भारतीय के जो संविधान निर्माता थे, या ये कहें कि जो हमारे बुद्धिजीवी थे या जो भारतीय नेता थे, उनके सामने सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण जो कार्य था वो था राज्यों का गठन करना। चूंकि आपको भी संभवतः इतना समझ होगी, तब पता होगा कि जब ब्रिटिश सरकार थी हमारे भारत में, उस समय भारत के कई क्षेत्र जो है, भारत के कई ऐसे प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। लेकिन उसके अलावा दोस्तों 550 से भी ज्यादा छोटी छोटी रियासतों में हमारा पूरा देश बटा हुआ था, जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे।
तो अब हमारे इन नेताओं के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी वह यही चुनौती थी कि जो देशी रियासतें हैं उनको भारत के एक संघ में अर्थात भारत गणराज्य में कैसे विलय उनका किया जाए, उनको कैसे मिलाया जाए भारत में, ताकि एक अखंड भारत की स्थापना की जा सके। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है ना। तो इस चुनौती को भी इन्होंने पार करके, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो इनके सहायता से संपूर्ण रियासतों को भारत गणराज्य में उनका विलय कर लिया गया और सफलतापूर्वक भारतीय राज्यों का गठन किया गया। क्लियर है। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप व्याख्या के रूप में ले, इस प्रथम पॉइंट को आप व्याख्या के रूप में ले, या भारत में राज्य कैसे बने इस सामान्य तथ्य के रूप में ले। बस आपको इतना कंटेंट चाहिए होगा। और ये सारा जो मैंने स्लाइड जो पॉइंट दिए हुए हैं ये सारे कीवर्ड है, इसी फॉर्मेट में आप इस कहानी को याद रखिएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर आप डिटेल में नहीं गए, है ना, डिटेल में नहीं गए। डिटेल में आपको यहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। जितना सिलेबस मांगता है आप उतना दीजिए, और ये एक एक बात मैं आपकी पूरी क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 में आप लोग देखोगे कि राज्यों का जो गठन हुआ ऐसे ही नहीं हो गया था। हर एक रियासत की कहानी कुछ अलग थी। किस रियासत को कैसे भारत में मिलाया, कब मिलाया, एक लंबी प्रक्रिया थी। उस सारी प्रक्रिया का जिक्र जो है हम सेशन बाय सेशन करते चलेंगे, कंटिन्यू चलते रहेंगे, ताकि आपका एक बेस तैयार होगा। आज का सेशन बस ये समझ लीजिए कि एकदम बेसिक सा है, इस सब्जेक्ट का सबसे बेसिक बिंदु है आपका ये वाला सेशन, ठीक है ना। तो बेसिक से आप अपने आप को तैयार करें, एकदम डिटेल में जाने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होगी और कोई भी पॉइंट आपसे याद नहीं रह पाएगा। एग्जाम में फिर यही समस्या होगी, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से दोस्तों स्वतंत्रता से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। संविधान निर्माण के साथ ही जो है भारत गणराज्य बनता है, और गणराज्य के साथ में भारत में राज्यों का गठन का कार्य प्रारंभ हो जाता है, और बाद में उनका एकीकरण भी हो जाता है। और इस प्रकार से भारत को एक नक्शा मिल पाता है, जो है मैप ऑफ इंडिया मिल पाता है। और इस नक्शे के माध्यम से ही जो है दोस्तों हम जो वर्तमान राज्य आप देख रहे हैं, इन राज्यों का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। और हालांकि वो निरंतर परिस्थितियों के अनुसार आगे भी चलता रहेगा। क्लियर है। तो इस वाले पॉइंट की सिर्फ इतनी कहानी। आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पर डिस्कस करते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन। अब सेपरेटली हम सिर्फ बात करेंगे यहां पर राज्यों का गठन हुआ कैसे, सिर्फ राज्यों का गठन हुआ कैसे, और यह भी राज्यों के गठन का एक बेसिक तथ्य है, ओनली बेसिक सामान्य सा तथ्य है, जिसके बारे में आपको शुरुआती जो प्रारंभिक जो बिंदु है उनको जान लेना आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में भारतीय सब कोण विचारशीलता के तहत नए भारतीय राज्यों का गठन हुआ। इसके लिए भारतीय संघ का संविधान बनकर तैयार हुआ। यह गठन निम्नलिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ था। तो दोस्तों ध्यान दें, स्वतंत्रता भारत को मिली, स्वतंत्रता मिलने के बाद में राज्यों का गठन, चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था भारत के सामने, और यह बात तो अंग्रेज भी जब देश छोड़ करके गए थे उस समय बोल करके गए थे कि आप संपूर्ण भारत का एकीकरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत जो है इतने टुकड़ों में विभाजित है और इतनी मान्यताओं में बटा हुआ है, मान्यताओं के अलावा भाषाओं में बटा हुआ है, अपनी संस्कृतियों में बटा हुआ है। मतलब देश में इतनी विभिन्नताएं हैं कि आप इस पूरे देश को एक संगठित कर ही नहीं सकते। ये हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन उन नेताओं का क्या कहना दोस्तों, जिन्होंने भारत के एकीकरण में अपना सब कुछ झोंक दिया और भारत को आज का ये वर्तमान स्वरूप हमारे सामने ला करके रख दिया। तो ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ था, इसमें एक लंबी प्रक्रिया चली थी। उस प्रक्रिया को हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर समझे तो कौन कौन से कदम हमारे इन विद्वानों ने उठाए थे भारत के एकीकरण करने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहला कार्य था संविधान का निर्माण, ठीक है ना। संविधान का निर्माण सबसे प्रारंभिक बिंदु था, क्योंकि संविधान का निर्माण जब तक नहीं होता किसी भी देश की जो आधारशिला है वो तैयार नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर किसी राष्ट्र का एकीकरण करना है, किसी राष्ट्र को संगठित करना है, तो संगठित करने के लिए इस प्रकार के कुछ रूल्स होना जरूरी है। और वो रूल्स कहां मिलेंगे आपको, नियम कहां मिलेंगे? एक संविधान में मिलेंगे, क्योंकि संविधान के अनुसार ही पूरे देश का संचालन संभव था। तो
सॉरी। तो इसके लिए सबसे पहला जो कार्य था वो था संविधान का निर्माण करना। संविधान का निर्माण होता है भारत में कैसे हुआ, मैंने अभी अभी आपको बताया। संविधान का निर्माण भी दोस्तों भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हर प्रकार की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके इस प्रकार का संविधान का निर्माण हुआ। भारत के हर क्षेत्र से संबंधित भरपूर चर्चा हुई संविधान सभा में, हर एक क्षेत्र पर, बल्कि हर एक आर्टिकल पर, जितने भी 395 आर्टिकल संविधान में लाए गए थे उस हर एक आर्टिकल पर सभी बुद्धिजीवियों के साथ में चर्चा हुई। और जब उस चर्चा के माध्यम से उस हर एक आर्टिकल पर जब सभी की सहमति बनी, उसी के बाद में उस संविधान के आर्टिकलों को वहां स्थापित किया गया और संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। तो यहां हम कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण ऐसे ही नहीं हो गया कि किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया और कुछ लोगों ने अप्रूव कर लिया, नहीं, बल्कि सबकी सहमति आवश्यक थी। हर एक आर्टिकल पर, हर एक अनुच्छेद पर, वो सब कुछ सबकी सहमति मिलने के बाद ही संविधान का निर्माण का कार्य हुआ। उसके बाद में प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना बनकर के तैयार हुई। संविधान का निर्माण हुआ, संविधान की प्रस्तावना बनकर के तैयार हुई। अब चूंकि प्रस्तावना भी बहुत जरूरी थी, ये समझ लीजिए कि संविधान का आईना थी, ये संविधान का आईना थी कि इस मात्र एक पेज की प्रस्तावना को देख करके हम संविधान का पता लगा सकते हैं कि यह संविधान किस प्रकार का है। ठीक है ना। तो इस प्रस्तावना में क्या था भाई, इस प्रस्तावना में भारत का मौलिक ढांचा क्या होगा, भारत का मौलिक ढांचा क्या होगा, अर्थात कि भारत लोकतंत्र है, ये कहां से पता चलेगा। तो ये प्रथम संविधान के प्रथम पेज, अर्थात कि जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रस्तावना है संविधान की, उसके माध्यम से ही पता चल जाता है। संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये भी आपको प्रस्तावना से ही समझ आएगा। और शासन के जितने भी सिद्धांत है, हर एक सिद्धांत का बहुत प्यारा वर्णन प्रस्तावना में किया गया। इस तरह से संविधान में प्रस्तावना को भी विशेष स्थान प्राप्त हुआ। उसके बाद में बात करें तो संविधान की प्राप्ति, अब ये संविधान का निर्माण हुआ, अर्थात कि संविधान का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हुआ, ड्राफ्ट तैयार हुआ। उसके बाद प्रस्तावना तैयार हुई। प्रस्तावना की भी बात करें दोस्तों तो कंप्लीट, सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में हमें फाइनली संविधान बनकर के हमारे लिए तैयार हो चुका था। तो अब हम यह बात करें संविधान की, वो टॉपिक है हमारा राज्यों के गठन का। तो जरा शांति रखिएगा, अभी समझ आने वाला है, क्योंकि बिना संविधान के राज्य का गठन संभव नहीं था। तो हम बात कर रहे हैं फिलहाल राज्यों के गठन की इस प्रक्रिया के कुछ प्रमुख तत्वों की, कि किन किन तत्वों को हमने फॉलो करके और जो है संविधान का निर्माण करते हुए राज्यों का गठन किया था। तो संविधान फाइनली बनकर के हमारे सामने तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसके माध्यम से एक गणराज्य बनकर के तैयार हुआ। भारत गणराज्य बनकर के तैयार हुआ, अर्थात कि संविधान के निर्माण, संविधान के लागू होने के साथ ही भारत अब गणराज्य बन चुका था। गणराज्य का मतलब यह हुआ दोस्तों कि जितनी भी भारत की भूमि थी, उस भारत में एक केंद्र सरकार बनकर के तैयार हो चुकी थी। अब केंद्र सरकार अर्थात कि पूरी भारत भूमि का एक राष्ट्र अध्यक्ष बनकर के तैयार हो चुका था। अब पूरे देश में जो भी कार्य होना था उस राष्ट्र अध्यक्ष के निर्देश पर होना था, और राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात कि हमारे माननीय राष्ट्रपति। अब सारा कार्य, जितना भी कार्य होना था, राष्ट्रपति के आदेश पर होना था। और राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया कि संपूर्ण देश में जितनी भी रियासतें हैं वो सब रियासतों को खत्म किया जाए, उनको गणराज्य में उनका सभी का विलय किया जाए। जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे भारत में, उन प्रांतों को भी भारत गणराज्य में शामिल किया जाए। अर्थात कि भारत में अब अन्य कोई भी जो है ना रियासत होना चाहिए पृथक रूप से, और ना ही कोई पृथक रूप से कोई प्रांत होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के भारत के सभी रियासतों और प्रांतों को भारत में मिला दिया जाए, ये सारा आदेश जो है। और अगर ये आदेश पारित नहीं होता तो बताइए राज्य का गठन कैसे होता। और ये इस आदेश के पारित होने के लिए आवश्यकता संविधान बनना, क्योंकि इस बात की व्यवस्था विशेष रूप से संविधान में ही की गई थी कि भारत का एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा जिसे हम राष्ट्रपति कहेंगे, और उन्हीं के निर्देश पर यह सारा कार्य हो पाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों संविधान लागू होने के बाद में भारत गणराज्य बनता है। गणराज्य बनने के बाद में राष्ट्रपति का आदेश मिलता है भारत को एकीकृत करने का, और उसी के तहत ही दोस्तों जो है राज्यों का गठन अर्थात की फॉर्मेशन ऑफ स्टेट प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। तो ब्रिटिश काल में जो प्रांत थे
जो ब्रिटिश काल में जो प्रांत हुआ करते थे उन प्रांतों का व्यवस्थित रूप से उनको संगठित किया गया। व्यवस्थित रूप से देखिए, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से प्रांत बनाए थे, जिन जिन क्षेत्रों को वो जीतते गए वो अपने सुविधा के हिसाब। सुविधा कौन सी? अरे उनको तो आर्थिक लाभ चाहिए था, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से उन्होंने प्रांतों का निर्माण किया, प्रांत बनाए और प्रांतों पे अपने हिसाब से शासन किया था। लेकिन चूंकि अब देश आजाद हो चुका था, अब इन प्रांतों को अब हमें अपने अनुसार, मतलब अब हमें जनता को भी देखना था, जनता की भाषा को, संस्कृति को, धर्म को, उनकी हर एक क्षेत्र को देखते हुए अब जो है हमें प्रांत अर्थात कि राज्यों का निर्माण करना था। तो इन सभी प्रांत या जो भी 550 से ज्यादा जो रियासतें थी, उन सभी रियासतों को जो है अब एक संगठित करके अब हमें अपने अनुसार राज्यों का निर्माण करना था। तो वही कार्य जो है दोस्तों अब इस प्रक्रिया के तहत किया जाने लगा था। क्लियर है? तो इस तरह से राज्यों का गठन हुआ, है ना। और राज्यों के गठन के साथ में ही हमें भारत का एक व्यवस्थित नक्शा बनकर के तैयार हुआ, भारत का नक्शा हमें प्राप्त हुआ और उस नक्शे के माध्यम से ही हमने वर्तमान राज्यों का पुनर्निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। मतलब वर्तमान अर्थात कि उस समय जो राज्य हमारे सामने बनकर के तैयार हुए थे उनका पुनर्निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। और ये बात भी आप भली भांति जानते हैं कि जब राज्यों का गठन हुआ तो वो फाइनल नहीं था, बल्कि राज्यों का गठन हुआ उसके बाद भी उन राज्यों को कई बार उनको पुनर्निर्माण किया गया, है ना। हर एक कई सारे राज्यों का पुनर्निर्माण हुआ, कई राज्यों को अलग अलग तोड़ के नए नए राज्यों का निर्माण किया गया। तो ये प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती रही, ठीक है ना। उनको हम बोलेंगे राज्यों का पुनर्निर्माण। तो राज्यों का पुनर्निर्माण कब होगा? जब राज्यों का हम गठन करेंगे। तो राज्यों का गठन प्रथम प्राथमिकता थी। क्लियर है? तो इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों का गठन हुआ भारत में। आइए थर्ड पॉइंट की बात करें, अब एकीकरण की बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं कि इनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ, राज्यों का इंटीग्रेशन कैसे हुआ। अब पहले तो आप इस एकीकरण शब्द को समझिए। एकीकरण शब्द का मतलब क्या होता है? एकीकरण का मतलब ही होता है कि सभी को एकजुट करना, मिलाना, ठीक है ना। सभी को एकजुट करके मिलाना, सबको एक छतरी के, एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर आना। और अम्ब्रेला कौन होगा? भारत गणराज्य, भारतीय संघ, ठीक है ना। केंद्र सरकार होगी, उस केंद्र सरकार के अंडर में सारे राज्य होंगे, तो उनको एक छत्र के नीचे लेकर के आना ही जो है एकीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इस एकीकरण, जो एकीकरण था ना, यही था लोहे के चने हमारे नेताओं के लिए कि ये एकीकरण कैसे करें। अब जो रियासतें हैं जो नहीं मिलना चाहती भारत में, उनका क्या करें। और कोई कोई रियासत तो ऐसी थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, उनका क्या करना है, ठीक है ना। अरे भाई कोई सीधे रास्ते आता तो ठीक है, नहीं तो कान पकड़ने वाला सिस्टम भी था। क्यों? क्योंकि अब संविधान बन चुका था, अब हमारे पास केंद्र सरकार थी जो पूरे देश में उसी का कानून लागू था, ठीक है ना। तो इस तरह से एकीकरण की प्रक्रिया जो थी वो, हालांकि हम कल वाले सेशन में पूरे विस्तार से समझेंगे कि कौन कौन सी रियासत ऐसी थी जिसको कान पकड़ के लेकर के आए थे भारत में, है ना, शामिल करने के लिए। और कौन सी ऐसी रियासत या कोई छोटा मोटा प्रांत था जिसको कि काफी समय बाद में जो है मिलकर के मिला भारत में। तो ऐसी सारी कहानी जो है स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय राज्यों का एकीकरण की जब बात करें तो दोस्तों राज्यों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, यह भी एक प्रक्रिया ही थी एक तरह से, ठीक है ना। तो प्रक्रिया प्रारंभ हुई किसके तहत हुई? तो ये भारतीय संघ के अंडर में जो है ये एकीकरण होना था कि जितने भी रियासतें या जितने भी प्रांत है वो सब के सब भारतीय संघ में आकर के मिलेंगे, अर्थात कि भारतीय संघ में उनका विलय होगा, भारत में विलय होगा। कोई भी पृथक उनका झंडा नहीं होगा, वो उन सब का एक ही झंडा होगा, तिरंगा। क्लियर है? तो इस तरह से दोस्तों आगे इसका उद्देश्य क्या था विलय करने का, अर्थात इस एकीकरण का उद्देश्य क्या था कि भारत में सामाजिक राजनीतिक एकता को लाना और एकता के साथ ही साथ में उनके एकीकरण की जो भावना थी उसको और दृढ़ करना। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो अखंड भारत की स्थापना करना और सभी राज्यों के बीच में एक सद्भावना बनाए रखना, सद्भावना के साथ साथ दोस्तों सहयोग की भावना को बना करके रखना या उसको डेवलप करना, यह प्रथम उद्देश्य रहा था किसका? इंटीग्रेशन का, मतलब एकीकरण का।
क्लियर है। तो इसके भी कुछ तत्व रहे हैं, कुछ तत्व रहे थे। तो भारतीय राज्यों के एकीकरण के प्रमुख तत्वों की अगर हम बात करें, कुछ तत्वों की बात करें, ये पॉइंट भी मैं इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कई तरह से इस चीज को घुमाया जाता है ना। तो अभी फिलहाल आप इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड करके जैसे आप रिवीजन लगाएंगे ना, आपका एक एक बिंदु पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डिटेल मैंने नोट्स में दी हुई है, कंप्लीट डिटेल मिलेगी उसमें आपको, और यहां पर एक शॉर्ट फॉर्म, ताकि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से एक माला में मोतियों की तरह पिरो करके मैं आपको दे दूं, ताकि है ना स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सके, टॉपिक को समझ सके। चलिए इसके कुछ प्रमुख तत्वों की बात करें कि भाई एकीकरण जो हुआ था, एकीकरण की क्या प्रक्रिया रही थी। तो एकीकरण की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों संविधान की। संविधान की भाई कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, उसके बाद ही तो सब कुछ, सबको पावर मिलेगी ना। सबका मतलब है कि जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को पावर कहां से मिलेगी? संविधान से ही मिलेगी, ठीक है ना। तो सभी राज्यों के लिए जो संविधान बनकर के हमारा तैयार हुआ था, ये सभी राज्यों के लिए एक समान था, यह सामान्य था, सभी राज्यों के लिए सामान्य था। मतलब ये कि जितने भी राज्य भारत में बनने वाले थे, हर एक राज्य के लिए प्रावधान संविधान में किया गया था स्पष्ट, ठीक है। और इस संविधान में संघ और राज्य, संघ मतलब कि केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य, जो केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में, इसके अलावा केंद्र के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, साथ ही साथ में राज्यों के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, इनका भरपूर वर्णन संविधान में किया गया। मतलब ये कि संविधान में जो 395 आर्टिकल लिखे गए थे वो ऐसे ही नहीं थे, बल्कि भारत के या कहें कि देश में होने वाली हर एक परिस्थिति से संबंधित आर्टिकल उसमें दिए गए थे। और साथ ही साथ में बड़ी प्यारी व्यवस्था की गई थी दोस्तों, कठोर और लचीलेपन की। मतलब ये कि कुछ संविधान में कुछ आर्टिकलों को जोड़ना, मतलब संविधान में संशोधन करना, कुछ आर्टिकलों को लेकर के बड़ा कठोर था, वहीं कुछ बदलाव करना बहुत आसान था। मतलब ये कि परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे देश विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे परिस्थितियां परिवर्तित होगी, और परिवर्तित परिस्थितियों के लिए आवश्यक है कि संविधान में संशोधन करने की भी अच्छी खासी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं संविधान में डाली गई थी। इसके बाद में अगर बात करें तो जब संविधान लागू होता है तो संघीय तंत्र बनकर के तैयार होता है, फेडरल सिस्टम आता है, ठीक है। संघीय तंत्र बनकर तैयार होता है, मतलब सभी राज्य जो है, सभी राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करेंगे, जैसे कि अमेरिका में व्यवस्था है। तो ऐसा यहां पर नहीं था। बेसिकली अगर हम हिडन पार्ट देखें इसका, तो था कुछ ऐसा ही, लेकिन यहां पर संघ का निर्माण पहले होता है और उसके बाद में राज्यों का निर्माण होता है। अब राज्य जो है, चाहे कोई सा भी राज्य होगा, अपनी मर्जी से संघ को नहीं छोड़ सकता। मतलब संघ को छोड़ने का मतलब यह हुआ कि कोई भी राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकता, उसे संघ के अंडर में रहना अति आवश्यक था। हालांकि संविधान में इस संघ के और राज्यों के अधिकारों को अलग अलग वर्णित कर दिया गया था कि किस राज्य के क्या अधिकार होंगे, संघ के क्या अधिकार होंगे, किन कामों में संघ राज्य के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और राज्य जो है किन क्षेत्रों में संघ के कार्यों में दखल नहीं दे सकते। ये सारी व्यवस्था संविधान में की गई थी। तो संघ को हालांकि कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, राज्यों को भी अधिकार थे, लेकिन संघ के पास कुछ विशेष अधिकार थे। विशेष अधिकार बेसिकली इन 3 अधिकारों को माना जाता है। इसमें तो दोस्तों एक तो रक्षा के मामले, जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे कोई युद्ध होता है, संधि वगैरह होती है, तो ये सारे काम कौन करेगा? संघ सरकार करे, संघीय सरकार करेगी, कोई राज्य नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय संधि कोई भी राज्य सरकार नहीं करेगी, कौन करेगा? संघ की सरकार करेगी, अर्थात केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा विदेशी जितने भी मामले होंगे, जो भी मामले होंगे, उसे कौन संभालेगी? तो केंद्र सरकार संभालेगी। इसके अलावा संचार संबंधित ये भी विदेशी मामलों में ही आ जाते हैं। तो ये 3 विशेष प्रकार के जो राइट थे, ये केंद्र को मिले हुए थे। बाकी की व्यवस्था सब संविधान में अलग से की गई थी। क्लियर है? इसी के साथ साथ में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन संविधान में किया गया। संविधान में संघ और राज्यों के बीच में स्पष्ट वर्णन किया गया कि संघ और राज्यों का संबंध अच्छा बना रहे, दृढ़ बना रहे, ताकि जो है एक
संगठित भारत का निर्माण करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आगे भी संचालित करने में दिक्कत ना आए। तो इसको लेकर के संविधान में संघ और राज्य के बीच में मधुर और स्पष्ट संबंधों का वर्णन भी यहां किया गया था। स्पष्ट वर्णन था संघ राज्य संबंधों का, अधिकार और कर्तव्यों का, ठीक है ना। तो भाई केंद्र के क्या अधिकार होंगे, राज्यों के क्या अधिकार होंगे, इनका स्पष्ट वर्णन करने का कारण यही था संविधान में, ताकि किसी प्रकार की कोई तनातनी ना बनी रहे। जब भी कोई ऐसी समस्या आए तो इसका निर्णय कौन करेगा, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है ना। कि अगर मान लो कि केंद्र सरकार जानबूझ करके किसी राज्य के अधिकारों को हड़पती है तो क्या होगा, वो राज्य सरकार फट से उठ करके कहां चली जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट क्लियर करेगा कि कौन सा राइट केंद्र का था और कौन सा राइट राज्य का था। तो इस तरह से एक एक पूरे व्यवस्थित तरीके से पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया था इसका, ठीक है ना। इसके अलावा नियंत्रण और सहयोग की भावना, नियंत्रण और सहयोग की भावना, भाई केंद्र सरकार के पास में स्पेशल राइट थे, है ना, और वो इसलिए भी थे कि वो राज्यों के विकास में सहयोग कर सके। केंद्र सरकार राज्यों के विकास में सहयोग कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उस राज्य सरकार पर नकेल भी कर सके, अर्थात कि नियंत्रण भी लगा सके, है ना। तो इस प्रकार का विशेष अधिकार केंद्र सरकार के पास में था, ठीक है ना। फिर संघीय तंत्र के तहत राज्यों के विवादों का समाधान, राज्यों के विवादों का समाधान। तो अब केंद्र सरकार क्या इसके अलावा और क्या अन्य कार्य करेगी, भाई मान लेते हैं कि किसी दो राज्यों के बीच में कोई झगड़ा हो गया, कोई विवाद उत्पन्न हो गया, है ना, वो दोनों आपस में नहीं सुलझा पा रहे, तो क्या करेंगे, दोनों उठ करके केंद्र के पास आएंगे, तो केंद्र उन दोनों के मामले को सुलझाएगी, विवादों को सुलझाएगी। इसके अलावा अगर कोई राज्य का केंद्र के साथ विवाद हो गया तो उसको सुलझाने का कार्य भी यही करेंगे। तो इस तरह से विवाद या समस्या का समाधान करने का काम, ठीक है। समर्थन और एकीकरण, ताकि क्या होगा कि राज्यों के बीच में एक दूसरे में समर्थन बना रहे और उनके बीच में एकीकरण भी सुनिश्चित किया जा सके। ये प्रमुख कार्य था इस सब का, ठीक है ना। तो एकीकरण के लिए दोस्तों ये सब प्रमुख तत्व थे। इन सभी तत्वों के माध्यम से ही इन राज्यों का एकीकरण का कार्य संभव हो पाया था। संविधान के कारण संघीय तंत्र बनकर तैयार हुआ। संघीय तंत्र बनकर तैयार हुआ तो संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध थे ये स्पष्ट हो पाया। इसके अलावा जब उन संबंधों के तहत यह कहें कि संविधान के माध्यम से जब केंद्र को या भारतीय संघ को जब विशेष अधिकार दिए गए तो विशेष अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं दिए गए थे कि वो राज्यों पर अधिकार करे या राज्यों पर शासन करे, सिर्फ इसलिए नहीं थे, बल्कि साथ ही साथ में इसलिए भी थे ताकि वो केंद्र अर्थात कि संघ जो है प्रत्येक राज्य का विकास कर सके, राज्य के विकास में योगदान दे सके और सहयोग बना रहे, जिसके कारण से, ठीक है ना। और इसके अलावा राज्यों के बीच में अगर कोई किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी कर सके। क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रक्रिया होती है कंप्लीट। और लास्ट में अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो इन दोनों को अब हम एक साथ देखने वाले हैं कि राज्य का गठन कैसे हुआ और राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ। तो अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन आपके मस्तिष्क में आ सकती है। कंफ्यूजन ये आ सकती है कि यार आपने अभी बात की है राज्यों के गठन की भी, और उसके बाद में राज्यों के एकीकरण के लिए भी आपने अभी 5 बिंदु बताए हैं, है ना, 5 बिंदु बताए हैं, लेकिन फिर से वही आ चुका है राज्य का गठन और एकीकरण। अब सुनिए, अगर एग्जाम में मैं अगर मान लो कि स्लाइड नंबर 3 तक ही आपको बताता, अगर एग्जाम में आपसे ये एक सेपरेट क्वेश्चन आता कि स्वतंत्रता के बाद में राज्य का गठन और भारतीय राज्यों का एकीकरण को पूरे विस्तार से समझाइए, तो आप बताइए कैसे उन दोनों को शामिल करते। संभव नहीं था, है ना। तो कुछ बिंदुओं को थोड़ा सा चेंजेस ला करके मैंने यहां पर उन दोनों ही पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है पॉइंट नंबर 4 के अंदर। तो इसको एकाग्रता के साथ में और एक ही पेज के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। तो होता क्या है, स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राज्य का गठन और भारतीय राज्यों का एकीकरण जो है कुछ विशेष प्रक्रिया के तहत और विशेष तरीके से हुआ था। वो प्रक्रिया जो थी वो कुछ इस प्रकार थी कि सबसे पहले तो हमको क्या होते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र होते। अब ये स्वतंत्र जो हुए थे ना, वो स्वतंत्र ऐसे तो नहीं हुए थे, स्वतंत्रता के लिए हमने काफी संघर्ष किया, मतलब स्वतंत्रता संग्राम चले, है ना, कई आंदोलन किए हमने। उन आंदोलन करते करते उन आंदोलनों का भारतीय जनता पर इतना असर हुआ कि जनता में अब आक्रोश भर चुका था। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अब जब वो आक्रोश उत्पन्न होने लगा जनता के अंदर, तो प्रत्येक भारतीय अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो चुका था।
और यही इसी का परिणाम था कि हम 1947 में पूर्णतः आजाद हो पाए। इसके आजादी मिली, आजादी के बाद में क्या होता है, आजादी मिल जाती है 1947 में, देश का बंटवारा हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन होता है तो पार्टीशन होने में दोस्तों पाकिस्तान नाम के दो अलग राष्ट्र बन जाते हैं, भारत से अलग। एक भारत, और भारत के अलावा आपने सुन, दो पाकिस्तान, एक अकेला नहीं था, दो पाकिस्तान थे, जिसे आज हम एक बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। एक आपका पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश ने क्या किया, अपने आप को पाकिस्तान से स्वतंत्र कर लिया, और उसमें भारत का विशेष सहयोग था उसको पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने में। तो बेसिकली जब पार्टीशन हुआ था भारत का, तो दो पाकिस्तान देश से अलग हुए, ठीक है। इसके बाद में जब ये अलग हो चुके थे, जब कंप्लीट एक भारत बन चुका था, तो भारत में फिर राज्य का गठन होना प्रारंभ हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो भारत में जो प्रांत थे या जो देशी रियासतें थी, उनका व्यवस्थित तरीके से उनका फॉर्मेशन किया गया। इसके तुरंत बाद में जब फॉर्मेशन हुआ, संघ की स्थापना होती है, संविधान का निर्माण होता, संविधान के बाद में एक संघ का निर्माण होता है, और ये सारे राज्य अब उस संघ के अंडर आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत फॉर्मेशन होना होता है। इसके बाद में संविधान की स्वीकृति प्राप्त होती है और पूरी तरह से ये लागू हो जाता है, पूर्णतः अप्रूव हो जाता है। इसके बाद संविधान सभा ने क्या किया, संविधान को स्वीकृति दी 1950 को, ठीक है। और इसके लागू होते ही भारतीय गणराज्य की स्थापना हो जाती है। सिंपल सी कहानी, ये 5 बिंदु आपको मात्र उसके अंतर्गत देने हैं। ये हर एक बिंदु की कहानी आप भली भांति जानते हैं, और मैं इतना पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता हूं कि ये जो 5 बिंदु मैंने आपको दिए, 5 पॉइंट आपको दिए हैं, अगर मैं इन पर कहानी लिखने को बोलूंगा ना, तो एक एक पॉइंट पर आप 2-2 पेज भर दोगे, इजीली भर दोगे। इतनी सारी कहानी सुनने के बाद आप आसानी से हर एक पॉइंट पर 2-2 पेज लिखने की क्षमता रखते हो। इसलिए मैंने यहां पर ज्यादा कचरा डालने की को ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं समझा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी ये कहानी होती है कंप्लीट। अगर निष्कर्ष रूप से देखें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राज्यों का गठन हुआ, जिन्हें संघ के तहत मतलब संघ के अंडर में एकीकृत किया गया मतलब कि संघ में सभी राज्यों का विलय किया गया, और भारतीय संघ के संविधान के माध्यम से राज्यों के संबंधों को संचालित किया गया, इससे भारत गणराज्य का नक्शा बनकर के तैयार हुआ, जिसमें राज्यों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण का काम आगे निरंतर चलने लगा, ठीक है ना। अरे जब तक आप भारत गणराज्य नहीं बनता और जब तक भारत को अपना एक नक्शा नहीं मिलता, तब तक उनका किसी भी राज्य की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कैसे किया जा सकता था, ठीक है ना। तो पहले अगर मैं आपको पूरा विस्तार में जाता, तो दोस्तों कहानी शुरू होती है कि जैसे स्वतंत्र होते हैं, पूरे भारत को 4 कैटेगरी में बांट दिया जाता है, ए बी सी और डी में। उसके बाद में फिर राज्यों का निर्माण होना प्रारंभ होता है, फिर उसमें केंद्र शासित प्रदेश बनना प्रारंभ होते हैं। ये लंबी प्रक्रिया में आप पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते। ये समझ लीजिए कि इस विषय के पहले टॉपिक जो आपका टॉपिक मैंने आज कवर किया है, यह टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक था, सामान्य तथ्य थे। इस बेसिक से अब आपके मस्तिष्क में एक स्थान बन चुका है राजनीति के अंतर्गत, पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति में, कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद में कैसे हमारे राज्यों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। ये बेसिक तथ्य है। और अभी ये कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, ये कहानी अटैच्ड है हर एक लेक्चर के साथ में। ये समझ सोचिएगा कि ये टॉपिक पूरा सेपरेट है, अगले टॉपिक से उसका कोई नाता नहीं है। हर एक टॉपिक जो इसमें पूरे 17 टॉपिक में इसमें डिस्कस करवाने वाला हूं, इस सब्जेक्ट में 17 ही टॉपिक समझ लीजिए एक दूसरे के रिश्तेदार है। एक टॉपिक को भी मिस किया ना आप लोगों ने, पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ मिस आउट हो जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरी लिंक आपकी टूट जाएगी। अगर पूरे सब्जेक्ट को पूरे विस्तार से समझना चाहते हो ना, तो क्रम अनुसार इन टॉपिकों को अटेंड कीजिएगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप लाइव क्लास ही देखें, है ना। अगर आप लाइव नहीं भी देख रहे हैं, अगर बाद में भी आप ले रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी अगर आप इसको पढ़ रहे हैं ना, तो भी कोई मायने नहीं रखता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से, जो बस एक ही फॉर्मेट को याद रखना कि लेक्चर फर्स्ट से ही आपको देखना है, बीच बीच में से लेक्चर नहीं देखना है, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगी अगर आप क्लियरली और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा और कश्मीर, इनको लेकर के कुछ केस स्टडी में लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर, ये 4 राज्य हैं, इन चारों राज्यों के बारे में हम अच्छे से विस्तार से केस स्टडी मतलब विस्तार से बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कल के वाले सेशन में थोड़ा सा लंबा जाएगा कल का सेशन, क्योंकि हम 4 राज्यों की एक साथ बात करेंगे एक ही लेक्चर में,
क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन बस यहीं तक, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बता चुका हूं, और जो भी नए छात्र हैं उनको बता दूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में नोट्स की लिंक आपको दी गई है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां नोट्स की लिंक है, उसको नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। उसको अभी तुरंत आपको उसका रिवीजन लगाना है। और इसके बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई, जिससे आप आसानी से ज्वाइन करके और हमारे साथ डेली स्टडी कर सकते हैं, मतलब कि डेली हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स की लिंक भी आप हमारे ग्रुप के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।